नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक स्लोगन ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। लखनऊ की दीवारों पर समाजवादी पार्टी की ओर से लिखा गया विवादित नारा, काश आपकी नसों में सिंदूर की जगह गर्म खून बहता, अब राष्ट्रीय सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताते हुए तीखा विरोध जताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इसीलिए कहा जा रहा है, सपा के स्लोगन ने छीना भाजपा का सुकून, लिखा पीएम की नसों में सिंदूर की जगह बहता खून। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। सपा के स्लोगन ने छीना भाजपा का सुकून, पीएम की नसों में सिंदूर की जगह बहता खून। सपा की सियासी दीवारों से सुलगा यूपी, पीएम पर टिप्पणी से आग बबूला बीजेपी। लखनऊ की सियासी दीवारें इन दिनों बयानबाजी की गर्मी से तप रही हैं। समाजवादी पार्टी ने कुछ इलाकों में दीवारों पर एक स्लोगन पेंट कराया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कटाक्ष किया गया जो पीएम ने राजस्थान के बीकानेर में दिया था। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इस बयान ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देर न करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और लिखा कि आपका खून कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दीवारों पर लिखा है कि काश आपकी नसों में सिंदूर की जगह गर्म खून बहता। ये नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसके मायने सियासी हलकों में भूचाल ला चुके हैं। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और अपमानजनक हमला बताया है, तो वहीं सपाई और कांग्रेसी इस स्लोगन पर इठलाते हुए अपनी मूंछों में ताव दे रहे हैं। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके अंदर गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, पर जिनके अंदर गर्म खून दौड़ रहा है उनको तो आपत्ति है। देश की जनता के अंदर गर्म खून दौड़ रहा है, उनको आपत्ति है इस बात से कि विजय शाह, जो कि सेना में जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो हमारे विंग कमांडर विमिका हैं, इनके ऊपर आप टिप्पणी कर जाते हैं, गंदी टिप्पणी कर जाते हैं, जिसको लेकर के जो है हाईकोर्ट तलब करता है। जबलपुर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईटी का गठन करती है, पर भाजपा से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अरे भाई, गर्म खून ही दौड़ रहा होता, पर इनके ऊपर कार्रवाई तो कर लेते आप। समाजवादी पार्टी मोदी जी पर निशाना साधकर या भाजपा नेताओं पर निशाना साधकर या उन पर कटाक्ष कर केवल अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती है, अपनी हालात सुधारना चाहती है, और उसके पास क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास उपलब्धियों के लिए कुछ नहीं है। और जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है, भारतीय सेनाओं का लोहा मान चुकी है, भारतीय रणनीति का लोहा मान चुकी है, ऐसे में विपक्ष के पास खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास खिसियाट के अलावा कुछ नहीं। भाजपा का आरोप है कि सपा जानबूझकर ऐसे बयानों से चुनावी माहौल को भड़काना चाहती है। वहीं सपा की ओर से अब तक इस पर कोई भी औपचारिक सफाई नहीं आई है। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेताओं ने प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ पुलिस और नगर निगम की टीमें अब जांच में जुटी हैं कि किसने, कब और किस इरादे से ये स्लोगन लिखा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावी राजनीति में भाषा की लक्ष्मण रेखा लांघना आम हो गया है, या ये जानबूझकर उठाया गया एक सियासी कदम है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है। रविंद्र जी का बहुत स्वागत है। अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अंश भाई का बहुत स्वागत। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। मनीष जी का बहुत स्वागत है। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं इस स्लोगन को आप? समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपकी रगों में गर्म खून ही बहता रहता, सिंदूर इंदूर छोड़िए।
वो प्रधानमंत्री को लेकर अब दीवारें जो है लखनऊ की सियासत की तपिश से गर्म हो रही हैं। आपका नजरिया क्या कहता है इस विषय को लेकर? सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है वो इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस देश ने वो सम्मान दिया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कम से कम देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, जनता की भावनाओं के मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, और अगर एक सामान्य कार्यकर्ता इस तरीके का स्लोगन लिख के उनको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा कि उनके बयान का वक्तव्य गलत था, तो क्या ऐसे एनालिसिस होगा आज राजनीति का? आज भारत इस दौर से गुजर रहा है। आज के दिन का अचीवमेंट मैं आपको बताता हूँ, सुबह से ये खबर चल रही है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है दुनिया की। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? इससे बड़ा क्या अचीवमेंट होगा एक देश के लिए कि 10-11 साल की सरकार में आज वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। आज हमें उस पर बहस करनी चाहिए थी कि अब हम तीसरी कब बनेंगे, लेकिन हम इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है रक्षा मंत्री रहे हैं, क्या कोई तब ऐसी टिप्पणी करता तो उन्हें अच्छा लगता? और आज उन्हें बड़े हृदय से आगे आके इस बयान का खंडन करना चाहिए और देश के संग मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज देश और प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमें उसके संग खड़े रहने की जरूरत है। हम लगातार दुनिया में अपना मुकाम कायम कर रहे हैं और आज चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद हमने ये साबित कर दिया है कि इस तरीके की घटनाओं से देश रुकेगा नहीं, देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जी, रविंद्र सिंह जी, क्या राजनीतिक दलों ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है? जो मनीष जी कह रहे हैं कि आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि भाई भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए था। ये जो दीवारों पर लीपापोती चल रही है, कैसे समाजवादी पार्टी इससे रिलेट करती है? सुनील भाई साहब, चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, उस पर डिबेट करिएगा, मुझे जरूर बुलाइएगा, तो मैं उस चीजों को बताऊंगा। इस प्रकार के स्तरहीन बातें प्रधानमंत्री मोदी जी अनेक बार कर चुके हैं। एक बार उनके खून में कॉमर्स बह रहा था, एक बार उनके खून में पैसा बह रहा था, एक बार उनके खून में राष्ट्रवाद बह रहा था, अब उनके खून में सिंदूर बहने लगा। ये तो स्तरहीन बात है ही है। आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, ना मानने की मजबूरी हो तब भी मानेंगे। अब ऐसी बातें भी वो कह चुके हैं कि वो जैविक नहीं है। तो पृथ्वी पर आज तक तमाम भगवान भी पैदा हुए, उन्होंने भी नहीं कहा कि हम जैविक नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा हम अवतार पुरुष नहीं है। तो ये सारी स्तरहीन बातें हैं, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से कि उनके रगों में खून बह रहा है, ये सच में पता लग गया कि जैविक नहीं मानते अपने। और दूसरा बात, जिसके खून में सिंदूर बहेगा, सिंदूर में एक बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, तो निश्चित रूप से खतरनाक हो जाएगा। खुद ही कह रहे हैं वो, इस बात को एहसास करा रहे हैं। और जहां सिंदूर लगा था उसका पालन हुआ कि नहीं, ये उनको आगे बताना चाहिए। भाजपा कह रही है रविंद्र भाई कि आपने स्त्रियों का अपमान किया है, ये स्लोगन लिखकर लखनऊ में। यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां सिंदूर लगा था वहां पालन हुआ कि नहीं, वहां से पता लगेगा कि स्त्रियों का अपमान हुआ कि नहीं। स्त्रियों का अपमान, हमारी दो जो सेना के जांबाज अफसर थी, दोनों स्त्रियां थी, और दोनों का अपमान भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से कर चुकी है। अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बड़ा चैनल है आपका। और भारत सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है अपने उन नेताओं पे, तो अपमान तो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बात से भी सहमत है। बात यह है कि ये स्तरहीन बात अगर आप करिएगा, तो जब स्तरहीन बात करिएगा, जनता भी जवाब देगी, विरोधी पार्टियां भी जवाब देंगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कार्रवाई आप लीगल इलीगल किया करिए। अच्छा, मान लो अगर प्रधानमंत्री ये कह देते, जो आप लोगों ने प्रश्न उठाया है कि भाई गर्म खून बह रहा है, फिर आज उन्होंने कह दिया गर्म सिंदूर बह रहा है, तो इस पर आपने कहा गर्म खून क्यों नहीं बह रहा भाई आपके अंदर? रविंद्र भाई, सबसे बड़ी बात है, अमित शाह जी ने कहा था लोकसभा में कि हम पीओके को लेके रखेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। यही वह सबसे अच्छा मौका था जब पाकिस्तान के टुकड़े किए जा सकते थे, पीओके को लिया जा सकता था। लेकिन ट्रंप के दबाव में आपने ये हरकतें बंद कर दिया। तो यह प्रूव करता है कि आपके शरीर में गर्म खून नहीं है। हमारे सीना के अंदर गर्म खून था, उसने कार्रवाई किया था। रविंद्र भाई, मैं आपके पास जाऊंगा, ले ली थी वो जी, कांग्रेस के पास जाऊंगा, लेकिन ट्रंप को क्या, ट्रंप का शरीर में गर्म खून नहीं बह रहा है, आपके खून में राष्ट्रवाद नहीं बह रहा है। आप केवल और केवल कुछ
व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप भारत की सेना को भी आपने कार्रवाई करने से रोक दिया। ठीक है सर। अंशवश जी, ठीक है, रविंद्र भाई ने कहा कि ट्रंप ने लाभ पहुंचाने के लिए, ट्रंप के लिए जो भी ट्रंप के दबाव में, लेकिन ट्रंप भी मान गया कि नहीं, हमारा कोई दबाव नहीं था किसी तरह का। बाकी भारत सरकार तो बता ही रही है कि किसी की मध्यस्थता का कोई रोल नहीं था इसमें, कोई नहीं बीच में था। अंशवश जी, आपके बड़े नेता ने कहा कि भाई मीडिया के सामने क्यों आपका खून खौलता है? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सच्चाई है कि इस देश की जनता को एक ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कि आके फिल्मी भाषण दे कि भैया मेरी रगों में सिंदूर बहता है। उसके लिए तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम मूवीज हैं, जनता को देखना तो वो वहां पे जा सकते हैं। इस देश की जनता ने इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के 140 करोड़ की जनता ने उनको चुन के इसलिए भेजा है ताकि वो ये बताएं कि आपने क्या काम किया, आपने क्या कार्रवाई किया। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पे ट्रंप का जिक्र किया, आप देखेंगे कि उन्होंने कल परसों फिर एक बयान दिया है। उन्होंने पिछले 12 दिन में 8वीं बार ये कहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री अपने 22 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं, तो इस देश की जनता सवाल पूछेगी। आज इस देश की जनता को ये नहीं जानना है कि आपकी नसों में क्या बह रहा है, क्या नहीं बह रहा है, कभी पैसा, कभी सिंदूर। इस देश की जनता को ये जानना है कि जब ट्रंप जो है पिछले 9 दिनों में तीसरी बार कभी ट्वीट के जरिए, कभी प्लेन में, कभी कहीं बैठ के एप्पल के सीईओ को कहते हैं कि भैया भारत में आप अपना मैन्युफैक्चरिंग आप लगाइए, तो इस देश की संप्रभुता के लेकर जब सवाल उठता है तो वो इस देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछना चाहती है। इस देश की जनता मोदी जी से सवाल ये पूछना चाहती है कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने बात करी पीओके को लेने की, मैं भी वही बात बोलना चाहता हूं, यही इस देश की जनता जानना चाहती है। सुनील जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पीओके भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पीओके भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। जो भी वहां पर कुकुरमुत्ते हैं वो सब उखाड़ फेंके जाएंगे। हाँ, जब योगी जी कहते हैं कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल दे दीजिए, 6 महीने के अंदर अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो आज हमारे पास मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था, तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? किन शर्तों पे आपने किया? ये सवाल आज हम पूछना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमारी डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए मान गए। अरे पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है, उस देश पर आपने कैसे विश्वास कर लिया जिसने सीज फायर जब हुआ उसके घोषणा के कुछ घंटे बाद ही उसका वायलेशन कर दिया? तो आपने ऐसे देश में कैसे विश्वास? भाई देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस इस बात को मान रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो मंच से इस तरह की बातें करे, भाषणबाजी हो, डायलॉग हो। इसके लिए बाकी तमाम फिल्में हैं, कलाकार हैं, वो कह रहे हैं। तो कैसा, मतलब क्या मानते हैं आप? फिर ऐसा चाहिए कि कोई रिमोट दबाए और फिर कोई बोले, तब उस हिसाब की स्थिति चले? और समाजवादी पार्टी को सिंदूर से समस्या है भाई, वो कह रहे हैं खून क्यों नहीं बह रहा आपके रगों में? देखिए सुनील सर, जो इस समय चल रहा है, जो डिबेट हमारी इस पर होती है, वो डिबेट बड़ी जिम्मेदारी के साथ डिबेट होनी है और उसमें जवाबदेही हम लोगों की होती है। अब विपक्ष का जो है क्वेश्चन करने का काम है, उसमें नाराजगी वाली बात नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज चाहिए कि क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं बैठकर जी, वो क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। आज भारत की जो स्थिति है, भारत का विपक्ष जो है 2 दिन तक बड़ा अच्छा शानदार तरीके से मैसेज देने में कामयाब रहा, उसके लिए धन्यवाद। शुरू के 2 दिन में जिस तरह से उनके बयान आए, वो राहुल गांधी जी के भी थे, अखिलेश जी के भी थे, लेकिन एक इसमें दिक्कत ये आ गई बीच में सुनील सर, मैं जहां से बता रहा हूँ, गाइडलाइन जो खराब हुई थी, पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने संसद में खड़े होकर कह दिए कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है समाजवादी, वो खिलाफ बोल रही है वहां की सरकार के, तो इसलिए उनकी नीति अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, उस अखिलेश जी को तुरंत ही, ये सारा सरे जो है, जिस कॉमेडी के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए हम एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो सारी राहुल गांधी के साथ चलेगी। तो ये फिर वही स्थिति आ गई जो होनी थी। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा ये करूंगा कि जिस तरीके से पहले दिन से पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया भारत की सेना की तरफ से, उसकी कार्रवाई को जिस तरह से पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, बड़ी बात और गहरी बता रहा हूं कि कोई भी विकसित कंट्री हो, इजराइल से लेकर आप अमेरिका तक की बात कर लिए, लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन भारत ने जिस तरह बिगर किसी सिविलियंस को मारे बगैर और वहां अटैक किए हैं, दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवाद को मिटाने का काम किया है, उसकी तारीफ करने में कोई पीछे नहीं हटा। और डंके की चोट पर कहिए, चाहे भारत का पक्ष हो या विपक्ष हो, भारत की पहली कार्रवाई हुई। एक ये बड़ा युद्ध है।
जिस युद्ध कांग्रेस लड़ती आई थी वो युद्ध भारत अब भारत उसको सरकार को लड़ने की जरूरत नहीं है। वो युद्ध जो है 50 साल पीछे चला गया, अब 50 साल बाद का युद्ध लड़ रहे हैं। आज के युद्ध की टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह की है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने जवाब दिया है, डंके की चोट पर दिया, 100 से प्लस आतंकवादी मारे जिनका जिक्र ये नहीं करते। लेकिन देवेंद्र भाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देवेंद्र भाई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये तो छिटपुट युद्ध था भाई, ये कोई युद्ध थोड़ी नहीं था, छिटपुट युद्ध था ये। सुनील सर, मैं युद्ध नहीं कह रहा, मैं जो कार्रवाई होती है ना बदले की, जो हमारे 26 से 27 लोगों के साथ हुआ, जो हमने जवाब दिया, उसी के घर में घुसकर जो जिस तरीके से हमने वहां अटैक किए हैं, पूरी दुनिया को ये बताने का किया कि नया भारत है ये, एक इजरायली नहीं है कि आप जो है वहीं जाकर हमला करेंगे उसी जगह स्ट्रीक। ये उससे भी स्ट्रीक आज मामला देखने को मिला कि भारत सरकार भी ऐसा कर सकती है जैसा अमेरिका कर सकता है। तो ये बड़ी बात थी भाई, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, इस तकनीक पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये भारत का कद नहीं है। आप मोदी जी को भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए, अरे देश के साथ खड़े हो जाइए मित्रों। अब सब जरूरत है देश को कुछ दिन, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। रही बात युद्ध की, युद्ध अभी ना तो बंद हुआ है और ये सीज फायर जो चलते हैं ये चलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, सीमा पर रोज युद्ध होते हैं। ठीक है, ठीक है देवेंद्र भाई, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसको जवाब देना था वो दिया है, अपनी शर्तों पर दिया है। उसकी कमर तोड़ने का काम आज भी हम विदेश नीति के साथ जो भी है विदेश के, ठीक है देवेंद्र भाई, पंचायत के पटल पर जहां पूरी दुनिया देखती है, आज पहली बार 70 वर्षों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकिस्तान कह रही है। ये काम भी हमने किया है, ठीक है, भारत सरकार ने किया है, ठीक है। ये कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, ठीक है भाई। टेक्निकल युद्ध हमने मनीष अग्रवाल जी आपके पास, ये आज का युद्ध है, ये युद्ध है एक किस्म का। रुक जाइए देवेंद्र भाई, सिंदूर गर्म है, रुक जाइए, लेकिन इस सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि अटैक कर तुम्हारी बॉडी वो फट जाए। ठीक है, सिंदूर गर्म है, खून देवेंद्र भाई रुकना होगा, अभी जाकर अटैक करता है, रुकना होगा देवेंद्र भाई, रुकना होगा, अटैक कर वापिस आता है। रोकिए भाई देवेंद्र भाई, सर्जिकल। मनीष अग्रवाल जी। जी सुनील जी, ऑपरेशन सिंदूर ने जो पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी हैं, क्या लगता है कि ये सिंदूर वाला मसला भारत की राजनीति में भी कुछ खलबली पैदा कर रहा है? प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा कि मेरे शरीर में लहू की जगह सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है, तो इसकी तपिश दूर तक गई। इस बात को विपक्ष ने समझा कि भाई ये तो हर तरह से मारक स्थिति बन रही है सियासत के लिए। मनीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी। तभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी उस स्टेटमेंट को जो लिखा है उनके कार्यकर्ता ने डिफेंड कर रहे थे। मैं इन लोगों से ये जानना चाहता हूं कि 55 साल जो है विदेश नीति कांग्रेस ने बनाई, 10 साल उसमें समाजवादी पार्टी भी साझेदार रही, पीओके के लिए क्या स्टेप्स करे गए, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये युद्ध था ही नहीं, ये तो भारत ने कार्रवाई करी पाकिस्तान पे, जहां आतंकवादी दिखे वहां मार दिए। युद्ध कहाँ हो रहा था? ये रिटेलिएशन में उन्होंने जो करा उसका भारत ने जवाब दिया। इसको युद्ध कैसे माना जाएगा? भारत जो चाहता था वो उसने करा और आगे भी जो वो चाहता है वो जरूर करता रहेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को ये देखना होगा कि इससे उनके नीचे की जो जमीन खिसक रही है इसका जवाब उन्हें देना होगा। विदेश नीति क्या चैनल पे बैठ के बनेगी? क्या भारत की रीजनल पार्टीज चैनल पे बैठ के विदेश नीति बनाएगी कि कब पीओके होगा, कैसे पीओके होगा? आप ट्रम्प के बयान का जिक्र करते हो बार बार, कभी कतर के बयान का भी तो जिक्र करो जो कह रहा है हम खुल के भारत के समर्थन में है। कभी रशिया के बयान का भी तो जिक्र करो जो खुल के कह रहा है हम भारत के समर्थन में है। कोई देश दुनिया में ऐसा था, कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा थी, कोई ओपेक नेशन ऐसा था जिसने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया हो? टर्की ने अगर पाकिस्तान की कोई मदद करी थी तो भारत की जनता ने जवाब दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, वहां टूरिज्म में जाना बंद कर दिया। राजनीतिक पार्टियों से अच्छा जवाब तो भारत की जनता दे रही है। तो कम से कम हमें ये देखना होगा कि हम किस स्तर तक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के बयान से जो मैसेज आना था वो नॉर्थ इंडिया में आ गया है और नॉर्थ इंडिया की जनता ने समझ लिया है। जैसा आप कह रहे थे
अब उसको रिटेलिएट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की सेना ने बिल्कुल साफ कहा है कि ना ये युद्ध था ना ये युद्ध है। जब आतंकवाद होगा तो उसका ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है जो अब शुरू हो गई है। अब भारत वैसे ही रिटेलिएट करेगा जब भी कभी पाकिस्तान या कोई भी ऐसा देश आसपास ऐसी कार्रवाई करेगा। हमें ये देखना चाहिए कि एक ट्रंप के बयान के अलावा पूरी दुनिया का बयान जो भारत के समर्थन में है, क्या वो डिबेट का विषय नहीं है? क्या उसको नहीं बोला जाना? बिल्कुल मनीष जी, और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि जब भारत के में पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पानी बंद करने के लिए जो व्यवस्था दी, उसके बाद से ही कई लोगों के, कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बयान आने लगे, बोले अरे पानी क्यों रोक रहे हो भाई, वहाँ कितने लोग मारे जाएंगे, आपको नहीं पता। मतलब ऐसी सी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। और जब युद्ध में सीज फायर की बात आई कि इसे रोकिए बवाल को जो हो रहा है, बाकी तो मर गए जितने मारने थे, फिर कह रहे हैं अरे पीओके क्यों नहीं लाए, उसको भी ले आते साथ में, राफेल के साथ टांग ले आते। ये समस्या समझ नहीं आई। भाई रविंद्र सिंह जी, ये सिंदूर से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है विपक्ष को? क्यों आप लोग अब सिंदूर की जगह खून की बात करने लग गए हो? सिंदूर है, ठीक है, अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर, आप भी जयकार करिए। सिंदूर से चिढ़ उनको होगी जो मंगलसूत्र का अपहरण करना चाहते हैं। जी, हम तो चाहते हैं कि जिन विधवाओं के सिंदूर लूटे गए थे पहलगाम में, उन आतंकवादियों को आपने क्या किया, जरा बता दीजिए प्रधानमंत्री जी एक बार रात में 8 बजे उपस्थित होके। फिर ये मनीष अग्रवाल जी युद्ध को चुनाव से जोड़ रहे थे जी। ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी होती है किसी भी देश में जी। इन्होंने युद्ध को चुनाव से जोड़ दिया कि युद्ध का चुनाव में फायदा होगा। अब बता रहे थे तुर्की का उदाहरण देके, जो तुर्की की कंपनी ड्रोन बनाती है जिससे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की जनता मारी गई, कोई 13 कहता कोई 53 कहता है, जो भी फिगर होगा, उसी कंपनी को भोपाल मेट्रो का ठेका दिया गया है। क्यों नहीं रद्द हुआ आज तक? कहाँ गया गरम सिंदूर? गरम सिंदूर जहरीला बनाता है व्यक्ति को, कहाँ गया वो गरम सिंदूर? तब क्यों उस कंपनी का ठेका क्यों नहीं खत्म किया? सीखना कैसे चाहिए? ट्रंप के मुंह में हलक में हाथ डाल के कैसे सीखना चाहिए? जेलेंस्की साहब से सीखना चाहिए, यूक्रेन के जब भारत के सैनिकों के सर कट कर गए थे, जब कहा गई थी आपकी सरकार से सीखना चाहिए, कल ही हुआ 1-2 में, उनसे सीखना चाहिए। आपका गर्म खून नहीं उन सैनिकों के सर कट कर गए थे। आज 26 लोगों पर अत्याचार कार्रवाई की तो हमने उसके बदले 110 और 200 मारे जाकर, और आप हमें पूछ रहे हैं। पहले बार ये हमें पूछिए कि आपके खून में पानी कब बना, ये हमें पूछिए कि सेना पर करे। उससे पहले सेना का आखिर चाइना और पाकिस्तान पहलगाम को जोड़ दिया चुनाव से, इससे पहले भी पुलवामा को चुनाव से जोड़ दिया है। और मनीष अग्रवाल उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सेना के गरम खून ये है, गरम खून, और ये गरम सिंदूर पाकिस्तान है, लगने नहीं दिया बांग्लादेश है। सेना के नाम पे यहाँ चुनाव लड़े जाएंगे, अगर सेना के नाम पे चुनाव लड़े जाएंगे तो मोदी जी को इस्तीफा देके जैसे कहते हैं कि हम हर दीपावली में बॉर्डर पे जाया करते थे, तो जाके बॉर्डर भ्रमण करें, सिंदूर का सौदा न करें, और सिंदूर का सौदा न करें, और हमारे बहनों के साथ खिलवाड़ न करें, हमारी बहनों को बेइज्जत न करें जो सेना में है, हमारी उन विधवाओं के साथ मजाक न करें जिनको सुहाग लूट लिया गया। भारत देश को आगाह न करें। अरे बेचैन आदमी रुक जाइए, अभी तो आप बहुत सफाई से बात कर रहे थे, तो इनकी ये बेचैनी जो है नहीं पाएगा, ये सेना को आगे करके चुनाव लड़ना, बार बार ये सेना को आगे करके चुनाव लड़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर जनता इस विश्वास पे उतर आई कि जब चुनाव आएगा, जनता की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। तो आपको जनता सरकार के साथ खड़ी है, पार्टी को, जनता की चोट पर खड़ी है, राष्ट्रद्रोही मान लेगी, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, जनता जवाब दे रही है, को समझ गई, विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, को समझ रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे लिख ही रहे हैं। जिस दिन आपका चरित्र को समझ लिया, आपके चरित्र को समझने के बाद वो कार्रवाई करेगी, वो कार्रवाई करेगी। अरे कब तक करोगे रविंद्र जी? ये जनता है, सब जानती है, बोलने के लिए उसी का परिणाम है। आज 100 देशों से ज्यादा देश में घूम के आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। तैयारी है, रूस जैसा देश, ठीक है भाई, अंशवाद जी पार्टी बैठी है, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है रविंद्र भाई, रविंद्र भाई रुक जाइए। हमारे पड़ोसी देश है, हमारे साथ एक भी नहीं खड़े हुए, ये असफलता है।
ठीक है भाई, ये हमारे पड़ोसी देश नहीं, हमारे साथ तो विदेशी देश खड़े हुए, मुस्लिम देश खड़े हुए, भारत की असफलता को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारत की बहुत बड़ी असफलता है कि पड़ोसी खड़ा नहीं हुआ या ये खड़ा नहीं। अरे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा पड़ोसी ही है। अब बाकी पड़ोसियों को छोड़ दो, बाकी पड़ोसियों की स्थिति क्या है वो अलग बात है। सब लोगों को दिखाओ भाई। अंशवश के पास जाएंगे। अंशवश जी, भारत के शौर्य से ज्यादा भारत कहां झुक गया, कहां टूट गया, कहां बिखर गया, कहां दब गया, इस पर ज्यादा शोर हो रहा है। जैसा आप लोग ये कहते हो हर मंच से कि हम ऐसे हालात में भारत सरकार और सेना के साथ हैं, फिर ये भाव सिर्फ कहने भर ही रह जाता है। मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे काफी टाइम से पूरी डिबेट को सुन रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं आशा करता हूं कोई मेरे बीच में भी नहीं बोलेगा। यहाँ पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुना और मनीष जी की बात को सुना। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये आज भारतीय जनता पार्टी बोलती कि कौन ट्रंप? अरे भैया, वही ट्रंप जिसको मोदी जी कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, जिनका राष्ट्रपति बन जाए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हवन करते हैं। वही ट्रंप की बात कर रहे हैं जिनके लिए मोदी जी वहां पे जाते तो हाउडी मोदी होता, नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उन्हीं ट्रंप की बातों को आज जो है यहाँ पे बात किए जा रहे हैं। और ट्रंप कोई छोटा मोटा तो भैया है नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कह रहे हैं उनकी इसलिए बात को किया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, जो विदेश नीति को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है, विदेश नीति को लेकर चर्चा होगी तो भैया आज यहाँ पे तमाम बातों को चर्चा होगी कि क्यों आज पाकिस्तान को इस युद्ध के समय पे भी आईएमएफ को लोन दे देता है और हम उसका विरोध नहीं कर पाते। हम अपने आसपास के तमाम नेपाल जैसे देश तक को भी राजी नहीं कर पाते कि वो उसके खिलाफ वोट करे। क्या इस चीज पर चर्चा नहीं होगी? इस चीज पर चर्चा नहीं होगी कि क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति जब यूक्रेन और रशिया का भी जब युद्ध हो रहा था तो उस बीच में भी यूक्रेन का जो था राष्ट्रपति वो आके बात कर रहा था, ज़ेलेंस्की आके अपनी बात को रख रहे थे। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति के माध्यम से इस देश की जनता को पता चलता है कि भैया सीज फायर हो गया। क्या ये हमारी संप्रभुता को लेकर सवाल नहीं है? यहाँ पे अगर विदेश नीति को लेकर चर्चा होगी तो जयशंकर जी के भी बयान को चर्चा होगी, जो पाकिस्तान की मीडिया जो है इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्टेटमेंट को लेकर। और आज मैं यहाँ पे बात को सुन रहा हूँ, मैं आपके मीडिया की तो खैर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अन्य मीडिया के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तमाम मीडिया जो है वो जब से युद्ध हुआ तब से भैया मास्टर स्ट्रोक चलाया जा रहा है। अरे मीडिया को देखकर हमें पता चलता है कि भैया लाहौर तक में हमने भैया जो अपने भारत का झंडा फहरा दिया इस युद्ध में, जिसको हमारा पीआईबी जो खंडन कर चुका है। इतना ज्यादा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, अगर अच्छा इस बात से भी दिक्कत है समय पे जो कि लाहौर में जाके तबाही कर दी, रावलपिंडी में कर दी, या बाकी एयरवेज उनके तबाह कर दिए, ये न चलाया जाए, इससे भी तकलीफ है। नहीं, जो आधिकारिक हमारे पीआईबी हमारी सेना की तरफ से आया है उसको चलाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोग उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हो दादा, उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। नहीं, हमने जब भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया, भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है इस सीज फायर में। आप कह रहे हो ट्रंप चुनाव अमेरिका में लड़ोगे क्या? जाके अमेरिका में चुनाव लड़ना है क्या आपको? काउंटर करता हूँ। नहीं सुनील जी, यहाँ पे बात हो रही भाई साहब, अपने साथी को दोहराना चाहता हूँ। अगर आपको 1:30 पर पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया था और जब हमारे डीजीएमओ ने नहीं दी तवज्जो, तो जब पाकिस्तान की बात सुनिए कहाँ कहाँ रोया था। बात अमेरिका की नहीं है, बात दुनिया के कई देशों की राष्ट्रपतियों की अपील है। विकसित कंट्री जो हमारे साथी भी है, जिनमें इजराइल भी है, रशिया भी है। आपको विशेष रूप से बताता हूँ, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने भी अपील की थी कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, भारत जनता पार्टी और हमने अपने काम जब तक निपटा दिया था। 9 ठिकाने पाकिस्तान के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भैया वादियों के ठिकाने जवाब देना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भूल गए, जिन्होंने साल के समय पे पाकिस्तान को जो है घुटना पर टेकने का काम किया। अरे अटल जी का तो सम्मान कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए इंदिरा जी जिन्होंने पाकिस्तान को दो चार कर दिए। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था उसको तो अमेरिका दो पार कर दिए, उसको नहीं मानते। लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं मानते, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी आर्मी को घुटनों पे टेक दिया, उनको नहीं मानते। छोड़ दीजिए, कम से कम अटल जी को तो सम्मान कर लेते। आप अटल जी तक को भूल गए, इतने ज्यादा मोदी जी अपने में खो गए। अरे क्या इस चीज पर सवाल नहीं पूछा जाएगा?
और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की जरूरत है, मैं पूछना चाहता हूँ मनीष जी आपसे कि पाकिस्तान कब आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की बात करते हो, यही सही बात आप मोदी जी से क्यों नहीं कहते हो? जब प्रधानमंत्री मोहन जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मनमोहन कहते थे, तब आपका खून क्यों नहीं खोलता? आपका खून तब क्यों नहीं खोलता? ठीक है, इस बात रुकना होगा, रुकना होगा, देवेंद्र प्रमुख जी, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं ये चाहता हूं। जवाब दीजिए आप। ये है विदेश नीति। जी ठीक है कि जब कारगिल में वार हुआ था, ठीक है देवेंद्र भाई अभी रुक जाइए, रविंद्र जी अभी रुक जाइए, रविंद्र भाई अभी रुक जाइए, ठीक है अभी रुक जाइए। देवेंद्र प्रमुख तो मेरा ऑडियो डाउन करिए, नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं। देवेंद्र प्रमुख से ये पूछना है, रविंद्र भाई अभी रुकिए, जब सवाल पूछ रहे हैं उसके बाद आप बोलिएगा, रुक जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान को पकड़ के लाके अपनी जमीन कब्जा करा दी थी, 527 सैनिक मरे थे हमारे भाई। देवेंद्र प्रमुख ये विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 1999 में किया था इसने, और उसके जो खलनायक। ठीक है रविंद्र भाई आपकी बात आ गई है, अभी रोक दीजिए, रविंद्र भाई को रोक दीजिए। देवेंद्र प्रमुख, ये मसला इस बात को लेकर क्यों ज्यादा देश भर में शोर कर रहा है कि भारत ने क्या हासिल किया क्या नहीं किया, इस बीच पहलगांव के हमले का बदला लिया, इस बात पर शोर ज्यादा हो रहा है कि हम कहां पिछड़ गए, कहां रह गए, हम क्यों डर गए, क्यों मुंह छुपा के लौट आए, इस पर ज्यादा शोर हो रहा है। सुनील सर, मैंने प्रयास तो किया है, लेकिन मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं विश्लेषण करूंगा। मैं डिबेट में यही डंके की चोट पर बोलता हूं। मैंने ये कहा है कि आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप भारत की बात मत मानिए, आप पूरी दुनिया को उठाकर देख लीजिए, आज विश्लेषण करा लीजिए, विशेषज्ञ के तौर पर कोई भी आप व्यक्ति बैठा लीजिए, भारत की रणनीति नए भारत का काम जिस तरह से पूरी दुनिया ने माना। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, विकसित कंट्रियों ने पहली बार एक जुबान खड़ा कर कहा है भारत ने आतंकवादी के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है, और विकसित कंट्री सुनील सर विश्लेषण करा लो, मीडिया के माध्यम से करा लो, किसी चैनल के माध्यम से करा लो, किसी एजेंसी का बना लो, या विदेशी मीडिया को पूरी दुनिया से पूरी जगह चलती है वहीं से करा लो कि हमने इसमें क्या पाया है। हमने कुछ नहीं खोया, हमने उन जो हिंदुस्तानी नागरिकों को खोया है, जिनका हमें आतंकवादी जिन्होंने लाखों आदमियों को मारा है, उनके बदले निपटा कर अपने मन को शांत किया है, अपनी भ्रांति को कब्जा किया है। लेकिन ये विपक्ष है, समझ में नहीं आता किस चीज का सबूत चाहिए। ठीक है भाई, मंजूर नहीं, दुनिया की विकसित कंट्री सबूत देती है। मनीष जी फिर बताइए कौन सा सबूत चाहिए। ठीक है रविंद्र भाई, देवेंद्र जी रुक जाइए। मनीष जी, अभी रविंद्र भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि गरम सिंदूर एसिड का काम करता है, बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। इस पूरी चर्चा में ऐसा लग रहा है उस सिंदूर तो छुआ तो किसी ने नहीं, लेकिन उसका नाम सुन के ही बड़ा एसिड पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति हो रही है, हर कोई 7वें आसमान पर है इस बात को लेकर, और सिंदूर को लेकर इतना हंगामा, इतना शोर क्यों है। बाकी चर्चा में आप सुन रहे होंगे कि भारत कहां पीछे रह गया, बताओ, वहां लाहौर की बात आ गई, रावलपिंडी की आ गई, क्यों ऐसा कह रहे हैं। अरे पाकिस्तान की भी कभी सोच लिया करो, वहां क्या क्या स्थिति है, वो भारत के लिए क्या क्या बोलता है, वहां का मीडिया क्या क्या कहता है, तब कोई प्रश्न नहीं उठाता है। लेकिन अगर भारत का मीडिया ये कह दिया कि भाई लाहौर में हमला हुआ या वहां ये सारी चीजें हुई, तो इस पर अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, इससे भी अब दिक्कत है। और बाकी भारत सरकार की बात और सेना की बात माननी नहीं। मनीष जी। सुधीर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दूं, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा था जी प्रधानमंत्री जी के लिए, तो 26/11 पे जब हमला हुआ था तो क्या पानी भी बंद नहीं कर सकती थी कांग्रेस की सरकार। अरे हमला करना तो आपकी कैपेसिटी में नहीं था, कम से कम पानी का नल ही बंद करके दिखा देते तो देश की जनता को पता चलता कि 26/11 पे आप रिटेलिएट कर रहे हो। लेकिन आपने वो भी करने की नहीं सोची, वो आपके व्यक्तिगत कारण होंगे। अब हम सिंदूर की बात पे आते हैं। आप देखिए, कानपुर जाने का समय नहीं है किसी पे भी, और कश्मीर जाने का समय है लोगों से मिलने के लिए। क्या कानपुर में जो महिला के संग घटना हुई है उस पर 2 संवेदना के शब्द नहीं आना चाहिए थे? क्या कांग्रेस के यूपी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था? तब तो कहते हैं कि
हम उन्हें जानते ही नहीं। यही कारण है कि सिंदूर का बयान जो है यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया को, जैसा आप कह रहे थे, पच नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि महिलाएं जो है पहले भी भाजपा के पक्ष में रहती थी, और अगर ऐसा कुछ नैरेटिव सेट हो गया तो ये आगे राजनीति कैसे करेंगे। कानपुर तक जाने का समय नहीं है, बाकी जगह जाने का समय है। हाथरस जाने के लिए सब परेशान रहे थे। अरे तो बराबर की राजनीति रखिए ना सबके लिए। 26/11 पे आपने जो कार्रवाई करी थी वो बताइए कि 26/11 पे हमने ये करा था, इसलिए आप सरकार ने बीजेपी की ये नहीं करा। तब आप वहाँ पिक्चर बनवा रहे थे, सर्वे करा रहे थे कि पिक्चर कैसे बनेगी इस पे, फिर जनता के विरोध पे आपको कार्रवाई करनी पड़ी, और आज आप प्रधानमंत्री को, ट्रंप को, दुनिया भर को ज्ञान दे रहे हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जेलेंस्की साहब, अरे किस तरीके की बात है। आज आप देख रहे हो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में पहुंच गई है, क्या वहां लड़ाई से कोई हल निकला है। लेकिन भारत की सरकार को अपने ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो भारत की सरकार ने अपने अधिकार का पालन करा है और कहा है कि आगे भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर कोई हमारी तरफ हाथ उठाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर पड़ोसी देश साथ नहीं है तो क्या देश की सीमाओं को छोड़ दिया जाएगा। जी मनीष जी, बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जो बात अमेरिका के संदर्भ में कही गई या बाकी देशों के संदर्भ में कही गई, लेकिन राजनीतिक दलों को भी इस बात का इल्म है, बखूबी समझते हैं कि हमें तो अपनी दिहाड़ी में चुनाव लड़ना है, अपने ही देश में चुनाव लड़ना है, अपने राज्य में चुनाव लड़ना है, विधायक सांसद चुनने हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भारत की जनता ट्रंप के ट्वीट से समझी कि सीज फायर हो गया है, भारत की जनता, भारत की 140 करोड़ जनता को आपने ऐसा समझ लिया कि सब ट्रंप की तरफ देख रहे थे। अरे भाई साहब, ऐसा ना कहो। गांव देहात में जाओगे तो लोग पूछेंगे कौन ट्रंप बाबा, कौन है ये ट्रंप बाबा भाई। तो कहेंगे कि मोदी ने कहा है वहां बीकानेर में, पीए को भी आएगा, बाकी चीजें, थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी चीजें हैं। लेकिन समस्या यही है, जो बात समाजवादी पार्टी की ओर से लेखन में कही जा रही है कि गर्म खून क्यों नहीं दौड़ रहा है, तो इससे शायद सिंदूर से आफत नहीं होनी चाहिए किसी को। खून हो, सिंदूर हो, जो भी है वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन देश का मसला हो तो सब एकजुट रहें, यही भाव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।